हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा बेटा आपको। आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने ब्रेन का। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के क्लासिफिकेशन को डिटेल में, सारे पार्ट्स एक एक कर। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन प्रोजेंसिफ्लॉन, मेसेंसिफ्लॉन, रोमेंसिफ्लॉन, हाइंड ब्रेन को बोलते हैं। प्रोजेंसिफ्लॉन यानी कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स बताए थे बेटा? 3 पार्ट्स। पहला ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा सेरेब्रम एंड थर्ड वन इज डायंसिफ्लॉन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। देखिए, ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन मिडिल पार्ट एंड हाइंड ब्रेन सबसे लास्ट पार्ट। फोर ब्रेन जो होता है, इसके कितने पार्ट्स बताए थे बेटा? 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो बताया था ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा पार्ट सेरिब्रम एंड द थर्ड पार्ट इज डायंसिफ्लॉन। कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा, जो ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये फोर ब्रेन सबसे आगे वाला पार्ट, ये सबसे आगे का पार्ट है। पहले तो फोर ब्रेन के बारे में सुनिए। फोर ब्रेन देखिए, बाकी मैं रब कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले सिर्फ हमें डिस्कस करना है फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन है। मींस अगर हम पूरे ब्रेन के 5 टुकड़े करें तो 4 टुकड़े अकेले फोर ब्रेन के होंगे। इट कंस्टिट्यूट 4/5 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन। 4/5 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन, पूरे ब्रेन का 4/5 पार्ट कंस्टिट्यूट करता है। और फोर ब्रेन में मेनली ये चीज होती है, आगे वाला पार्ट जो होता है सबसे आगे ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्शन माने होता है बेटा स्मेल। क्या होता है? स्मेल। जैसे नोज से हम डिटेक्ट करते हैं, ये यहां से इसको, ये सिर्फ रिसीवर है। नोज क्या करती है? स्मेल को रिसीव करती है। स्मेल अच्छी है या बुरी है, कौन बताता है? लास्ट टाइम पर डिस्कस हुआ था, ब्रेन। यहां पर जहां पर हम तिलक लगाते हैं ना, इस जगह तिलक जो लगाते हैं, इस जगह बिल्कुल ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी लोब की। इसका स्ट्रक्चर होता है क्लब शेप। क्लब शेप, जो चिड़ी का पत्ता होता है उसकी तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, क्लब शेप ऑर्गन। जो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब और इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? देखिए बेटा, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड दिस इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जितना ज्यादा बड़ा होगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब और सेंसेशन ऑफ स्मेल उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डॉग होते हैं उसमें जो फोरहेड होता है आगे की तरफ बड़ा होता है, तो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट उसमें बड़ा होता है, इसलिए उनमें सेंसेशन ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा होती है। लॉन्गर द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, स्ट्रॉन्गर विल बी दी सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो यहां पर इसका सिर्फ रोल इतना था कि स्मेल को डिटेक्ट करता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। सेकंड हेडिंग आप डालिए बेटा सेरेब्रम। नोट्स बेटा कोशिश करा करिए साथ साथ बनाने की। जो मैं बता रहा हूं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते जाइए, और इसके प्रॉपर नोट्स फिर भी आपको जो पैकेज दिया गया है उसमें पैकेज के थ्रू इन नोट्स को लगातार करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। कोई डाउट्स आए तो मुझसे हैंड टू हैंड फोन पर पूछ लीजिए बेटा। ऑल्फैक्टरी लोब कंप्लीट। नंबर 2 दैट इज सेरिब्रम। क्या है बेटा ये? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंस्टिट्यूट 4/5 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन। पूरे ब्रेन का 4/5 पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये 2 इक्वल्स। अच्छा, जैसे ये किस तरह से होता है? आपने बेटा अखरोट देखा है? अखरोट, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट जो होता है, सॉरी वॉलनट, जो अखरोट होता है, वॉलनट जो होता है, वो अगर आपने तोड़ा हो, गोल पूरे जो शेप है उसको अगर आपने तोड़ा हो तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है।
कभी जिंदगी में बेटा मौका तो मिला होगा आपको इस तरह का कि अखरोट देखने का मौका मिला हो, फिर तोड़ा होगा। अब तोड़ते हैं बच्चे दो तरीके से, एक तमीज़ से एक बदतमीजी से। तमीज़ कौन सी, उसको प्यार से तोड़ा, हल्के हल्के हिट करा और 2 इक्वल हाफ में, और दूसरा सबको मालूम है दरवाजे के बीच में लगाया और टूट गया, पाउडर बन जाता है। उस तरह से नहीं तोड़ना, 2 इक्वल हाफ में उसको ब्रेक करना है। जैसे 2 इक्वल हाफ में उसको ब्रेक करेंगे, इसी तरीके से आप देखेंगे तो अंदर एक स्फेरिकल बॉल निकलेगी उसके अंदर से, हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर से। आप एक अखरोट को इमेजिन करिए अपने सामने, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एज इट इज होता है हमारा ब्रेन। तो जो ब्रेन होता है, जो सेरेब्रम होता है, अखरोट की जैसे क्रेजी बॉल होती है। क्रेजी बॉल बेटा छोटी बॉल होती है, स्मूथ बॉल होती है, उछालो छोटी वाली देखी होगी जो बॉल होती है। लेकिन यहां पर क्या स्मूथ होती है, रिजेस होती हैं। इसमें बेटा रिजेस प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से होता है। डिप्रेशन फोल्डिंग, डिप्रेशन फोल्डिंग, देखिए डिप्रेशन फिर फोल्डिंग, डिप्रेशन फिर फोल्डिंग, इस तरीके से स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होता है। जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम को जैसे एक सेरेब्रम है, सेरेब्रम की दो, जैसे एक अखरोट 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता है, इसी तरीके से सेरेब्रम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेरेब्रम को हम बोलते हैं, दोनों हाफ्स को हम बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। क्या बोलते हैं बेटा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। और हेमी मतलब हाफ, स्फीयर मतलब गोला, सेरेब्रल मतलब सेरेब्रल के, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जैसे एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये और दोनों दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये दोनों एक जॉइंट से जुड़े रहते हैं। उस जॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। What is corpus callosum? Corpus callosum is a joint band of nervous tissue which join together right and left cerebral hemisphere. This is right cerebral hemisphere and this is left cerebral hemisphere. इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर ये बहुत ही डेवलप पार्ट होता है, और जितने भी हमारे वर्क होते हैं, मैक्सिमम ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो सेरेब्रम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। सेरेब्रम में 2 तरह के पर्टिकुलर फोल्डिंग्स यहां पर होते हैं, डिप्रेशंस और फोल्डिंग्स। जो डिप्रेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सल्कस, और जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गायरस। सल्कस एंड गायरस। अगर हम इसका फोल्डिंग्स को हम स्ट्रेट कर दें तो करीब 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा, 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा। इतने ज्यादा यहां पर फोल्डिंग्स और ग्रूव्स पाए जाते हैं। तो यहां पर जो डिप्रेशंस होते हैं उनको सल्कस, और जो फोल्डिंग्स होते हैं ऊपर की तरफ उनको बोलते हैं गायरस। गायरस का प्लूरल है गायराई और सल्कस का प्लूरल है सल्काय। सल्काय एंड गायराई, जैसे न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, गायरस का गायराई। इसी तरीके से यहां पर ये डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहां पर जो जॉइंट होता है दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रम में, सेरेब्रम किससे मिलकर बना होता है, सेरेब्रम मिलकर बना होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स 2 तरह के होते हैं इसमें, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जैसे आपने पढ़ा था न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में, माइलिनेटेड जो माइलिन शीट से प्रेजेंट होता है, और नॉन माइलिनेटेड जिस पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है, जिस पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए जैसे वायर होते हैं, वायर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक कोटेड वायर और एक नॉन कोटेड वायर। कोटेड वायर जिस पर कोटिंग होती है। अच्छा, कॉपर वायर वैसे कैसा होता है, ब्राउन कलर का। कोटिंग किस कलर की होती है, किसी भी कलर की हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, किसी भी कलर की कोटिंग उसमें प्रेजेंट हो सकती है। अच्छा, अब यहां पर हम बात करें कि यहां जैसे इसमें अगर कोटिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो होता है ग्रे कलर का न्यूरॉन, और अगर उसमें कोटिंग प्रेजेंट है तो कोटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होता है किस तरह का बेटा, व्हाइट कलर का। तो यहां पर 2 तरह का मैटर प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर किसे बोलते हैं और ग्रे मैटर किसे बोलते हैं? व्हाइट मैटर जो व्हाइट मेडुलेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बना हो, और ग्रे मैटर जो ग्रे नर्व फाइबर से मिलकर बना हो, यानी कि जो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बना हो।
देखिए बेटा, यहां पर जो कॉर्पस कैलोसम है ये दो सेरेब्रम को आपस में जोड़कर रखता है। अच्छा, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, यहां पर जो व्हाइट मैटर मैंने आपको बताया मेडुलेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बनता है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, और ये नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर से, मेडुलेटेड नर्व फाइबर से और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर से मिलकर ग्रे मैटर बनता है। तो यहां पर ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कंपटीशन में कि अंदर की तरफ आपने अखरोट खाया बेटा, जब देखा होगा तो खाया भी होगा, अखरोट को जब तोड़ते हैं आप तो ऊपर से तो होता है ब्राउन और अंदर से निकलता है व्हाइट, ऐसा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेन, अंदर से तो होता है व्हाइट, कैसा होता है व्हाइट, और ऊपर से कैसा होता है ग्रे मैटर। तो आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर, एंड इनसाइड इज व्हाट, व्हाइट मैटर। कोई प्रॉब्लम, ग्रे मैटर आउटसाइड एंड ग्रे व्हाइट मैटर इनसाइड। अच्छा, यहां पर जितनी भी ये पार्ट है ये एक, देखिए जैसे मैंने ये दिखाया आपको बॉल की तरह है स्फेरिकल, ये बॉल, अब इसको बीच में से कट कर दें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये एक पोर्शन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या है बेटा, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। और इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में यहां पर क्या होता है कि बीच में कुछ सल्कस जो होते हैं वो डीप होते हैं, डीप सल्कस को हम बोलते हैं फिशर्स। क्या बोलते हैं बेटा, फिशर्स। तो यहां पर ऐसे डीप सल्कस, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस, एंड दिस, सच टाइप ऑफ सल्कस आर प्रेजेंट, जो पूरे सेरिब्रम को चार अलग अलग लोब्स में डिवाइड करता है। तो जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, ऊपर वाले पार्ट को टेम्पोरल लोब, सॉरी पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब आगे वाला पार्ट, पैराइटल लोब ऊपर वाला पार्ट, टेम्पोरल लोब कनपटी, एंड दिस इज ईयर के पास, एंड ऑक्सीपिटल लोब बैक साइड। और ये चारों लोब दोनों हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रम के राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर ब्रेन सबसे आगे वाला पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इसके 3 पार्ट, पहला ऑल्फैक्टरी लोब जो स्मेल को डिटेक्ट करता है, दूसरा सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में हमने ये पढ़ा, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे अखरोट होता है उस तरीके से होता है, रिजेस होती हैं इसके अंदर, उन रिजेस को हम बोलते हैं सल्कस और गायरस। जो ऊपर की तरफ उभार होते हैं उनको हम बोलते हैं गायरस, और जो डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं सल्कस। सल्कस जो होता है ये कई बार डीप होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिशर्स। इन सल्कस की वजह से ये जो सेरेब्रम है ये कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है इंटरनली, जिनको हम बोलते हैं लोब। लोब माने हिस्सा, आगे वाले पार्ट को फ्रंटल लोब, ऊपर वाले पार्ट को पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये लोब का जो नाम पड़ा है ये पड़ा है इन बोन्स की वजह से। यहाँ पर जो बोन होती है इस बोन को बोलते हैं फ्रंटल बोन, ये दिस इज टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। तो जिस बोन के सामने जो हिस्सा आ रहा है उसको हम बोलते हैं नेम्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बोन। समझ में आई बेटा बात? फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन। बेटा बताइए कहीं कोई किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर जो लोब्स हैं, यही लोब्स सारा जितने भी फंक्शंस होते हैं टोटल करीब 150 प्लस 170 प्लस सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर। जो ब्रेन के अंदर ये सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, कि मम्मी काम कर रहा हूं, कि मेरा काम कर दोगे कि नहीं मम्मी मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहे हो, तो आप बोलोगे ब्रेन के फंक्शन अगर बताने शुरू करें तो कितने सारे काम कर रहे हैं। मम्मी मैं बैठा हूं, बैठने में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल है। किसी
अनकॉन्शियस पर्सन को, जो बेहोश हो गया हो, क्या उसको बैठाया जा सकता है? अपने आप बैठ सकता है? वो नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बैठने में भी है कि मम्मी, बेटा और क्या काम कर रहे हो? मम्मी मैं देख रहा हूँ। बेटा देखने में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है। मम्मी मैं सुन रहा हूँ, मम्मी मैं सांस ले रहा हूँ, मम्मी मैं सपने देख रहा हूँ, मम्मी मैं सोच रहा हूँ, इन सारे फंक्शंस में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। मम्मी कहेंगी ले चप्पल ले, ये भी खा, बोलेंगी नहीं बोलेंगी? तो इसलिए वैसे तो फिजिकल में कोई वर्क नहीं है, फिजिकल वर्क तो है नहीं, लेकिन ब्रेन के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। ब्रेन लिवर को भी चला रहा है, ब्रेन हार्ट को भी चला रहा है, ब्रेन लंग्स को भी चला रहा है, ब्रेन आपको इमेजिनेशन में ले जा रहा है। मेरे पास पल्सर 220 बाइक होती, मेरे पास हायबुसा होती, मेरे पास मर्सिडीज होती, ये काम भी तो ब्रेन करवा रहा है आपसे। तो ये जो थिंकिंग है, और बहुत सारी पता नहीं क्या क्या बातें सोचते हैं, मेरे पास ये होती, मेरे पास वो होती, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपको मालूम है कहाँ कहाँ पर हम सोचते हैं। तो जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, जो आपसे ब्रेन आपका सोचवा रहा है आपसे, वो कौन कर रहा है? ब्रेन का ही तो इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का ही तो काम है सारा। तो इस जितने इसके ना अलग अलग सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, टोटल 170 प्लस सेंटर्स इसके ब्रेन के होते हैं, लेकिन हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें से कुछ सेंटर्स डिस्कस करेंगे और कुछ सेंटर्स को यहां पर वो बताएंगे कि फ्रंटल लोब कौन कौन से काम करता है, पैराइटल लोब कौन कौन से काम करता है, ऑक्सीपिटल लोब कौन कौन से काम करता है, और टेम्पोरल लोब कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो एक एक करके हम सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब करता हूं, आप इसको तब तक प्लीज ड्रॉ करिए आप। जी बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कौन सेरेब्रम के 4 पार्ट्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब्स अलग अलग क्या क्या फंक्शंस करते हैं। देखिए सारे फंक्शंस पॉसिबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कौन कौन से फंक्शन, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या बुक्स में आपके दे रखे हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि बताने की कि फ्रंटल लोब से कौन कौन से काम होते हैं, पैराइटल लोब से कौन कौन से, टेम्पोरल लोब से कौन कौन से, और ऑक्सीपिटल लोब से कौन कौन से। फ्रंटल लोब सबसे आगे वाला पार्ट है, मैंने सारे फंक्शंस लिख रखे हैं जिससे कि आप अपने नोट्स भी प्रॉपर बना सकें, लेकिन मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊंगा कि कौन सा फंक्शन क्या है और इसका क्या मतलब है। फ्रंटल लोब सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, ये इसका जो फंक्शन होता है मेनली क्रिटिकल थिंकिंग और जो मेमोरी बेस्ड जितनी भी, यानी जो दिमाग का, जैसे हम कहते हैं ना यार इसमें बहुत दिमाग खर्च हो रहा है हमारा, इसमें तो यार बहुत दिमाग का काम है, तो वो सारे जो फंक्शंस हैं वो फ्रंटल लोब करता है। जैसे कि हाई थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें सोचना पड़े, रीजनिंग, आपने इस तरह के क्वेश्चन सुने होंगे कि उसकी बुआ के, फूफा के, चाचा के बेटे के लड़के की, मामा की मौसी का भाई कौन लगा तुम्हारा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है रीजनिंग, रीजन देकर आगे बढ़ना, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस। रीजनिंग तो आप पढ़ते हो, जैसे मैथ और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के लिए जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, जिस तरीके के पहेलियां जो पूछते हो, वो सब काम कहां पर है? वो फ्रंटल लोब का काम है। मेमोरी, याद करना, कभी आप एग्जाम के दिनों में आप बैठे होंगे तो आप सोचते हो याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं, कभी ऐसे सोचते हो याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, ऐसे करते हो? कभी नहीं करते ना, यानी मेमोरी यहीं पर है, ऐसे ऐसे करके हम सोच रहे होते हैं, है ना। तो ये कहां पर है? फ्रंटल लोब का मेमोरी का काम है। देखिए मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग, न्यू आइडियाज, ओ बेटे आइडिया आया, करते हैं ऐसे नहीं करते? न्यू आइडिया यहीं पर आएगा, ओ बेटे आइडिया आया, कोई पीछे से तो कोई आइडिया आता नहीं है, आगे से आ रहा है ना यहाँ पर। न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी किसे बोलते हैं? मैंने आपसे बोला बेटा बोर्ड पर एक डायग्राम बन रहा है, आप उतार लो, तो आपने बहुत सुंदर ड्रॉ कर दिया। इज इट क्रिएटिविटी? नो। क्रिएटिविटी इज अबाउट व्हाट? आपको बिना देखे कोई बिल्डिंग बनानी है, बिना देखे कोई आपको एक सीनरी बनानी है, तो जो आपने क्रिएट करा दैट इज योर क्रिएटिविटी। पजल सॉल्विंग, बचपन में आपने पजल सॉल्व करे होंगे, न्यूज़पेपर में आता होगा रास्ता ढूंढो, पजल सॉल्व करो, क्रॉस वर्ड, जंबल वर्ड्स, ब्लॉक्स बनाए होंगे बचपन में आपने। दोज ऑल फंक्शंस आर ऑफ फ्रंटल लोब। फाइंडिंग क्रॉस वर्ड्स। अच्छा, एक फेशियल एक्सप्रेशन, कई बार क्या होता है हम फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान जाते हैं। आपने अपने पड़ोसी से, अपने भाई से क्या मतलब फ्रेंड से क्लास में मांगा कि यार मेरे को फिजिक्स की बुक दे दो, बहुत बढ़िया फ्रेंड है यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई तू कल अपने लिए फिजिक्स की बुक दे देगा। अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा जाहिर कर देगा कि भाई ये तूने क्या पाप कर दिया मुझसे बुक मांगकर। होता है ऐसा? नहीं होता? कई बार फेशियल एक्सप्रेशन से। कई बार टीचर आए क्लास में, ऐसा मुंह लेकर आएंगे, पता चल जाएगा आज इनकी बीवी से लड़ाई हो गई, और पहले इनका मूड खराब है, पढ़ाएंगे तो पहले चुपचाप बैठ जाओ। कई बार डर जाते हैं ना क्लास में आने से पहले, भाई डर जाओ टीचर से, पता नहीं आज इनका मूड खराब है। फेशियल एक्सप्रेशन, पापा आते हैं कई बार बाहर से, तो हमें मालूम पड़ जाता है यार आज पापा बड़े अच्छे मूड से आए,
कई बार आज यार शक्ल देख कर लग रहा है आज गुस्से में, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, चुपचाप बैठ जाओ अपने कमरे में, पढ़ाई कर लो। तो दीज आर फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन फ्रंटल लोब, ये ब्रेन देता है फेशियल एक्सप्रेशंस, देने में मदद करता है फेशियल एक्सप्रेशन। रीजनिंग, रीजनिंग के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मेमोरीज इनटू प्लान, मेमोरी इनटू प्लान कि भाई पिछली बार हम यहाँ पर इस तरीके से इस बात में फंस गए थे, अब यार मेरे को ऐसा प्लान करना है कि दोबारा मैं इस प्रॉब्लम में ना फंसूं, तो मेमोराइज है हमें और उसको प्लान में कन्वर्ट कर लिया, तो ये फ्रंटल लोब का काम है ये भी। ठीक है बेटा, मेमोरीज इनटू प्लान। डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे समय पर डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हमें क्या डिसाइड करना है, क्या डिसाइड नहीं करना, और टाइम निकलने के बाद फिर सोचते हैं अरे यार काश ये हम सोच लेते। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो ब्रेन की होती है, सबकी एक सी नहीं होती, ये डिपेंड करती है फ्रंटल लोब पर। डिसीजन मेकिंग, एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन, लो ये काम भी यहीं से हो रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, अबे बताना भी तो पड़ेगा तुम प्यार कर रहे हो, एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा। जिंदगी भर प्यार ही करते रहे, एक्सप्रेस ही ना कर पाए, कौन सी चीज से एक्सप्रेस करोगे? ब्रेन से। ब्रेन जब आपका मोटिवेट होगा, ब्रेन जब एक्टिव होगा, तब आप एक्सप्रेस कर पाओगे, एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन। दूसरा, सिर्फ प्यार ही नहीं, दुख भी। हमें बहुत दुख हो रहा है, हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर पर, बहुत दुख हो रहा है, फोन आया, कैसे हैं भैया, हाँ जी, आवाज से ऐसे दिखा रहे हैं, हम तो जिंदगी के सारे मजे हम ही ले रहे हैं। अरे तुम बोर हो रहे हो, दिखाओ, ये एक्सप्रेशन देना, ये किसका काम है? ये भी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, फ्रंटल लोब का काम है। आपने देखा होगा पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन पर्सनैलिटी इतनी पुअर है, कोई उसको जॉब पर नहीं रखेगा, कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करेगा, उसके साथ फोटो खिंचाना पसंद नहीं करेगा। तो ये पर्सनैलिटी जो डेवलप करती है फ्रंटल लोब होता है। जैसे स्टाइल आपने देखा होगा, ऋतिक रोशन की अपनी अलग स्टाइल है, जितने मॉडल्स होते हैं अपनी अलग स्टाइल होती है, बोलने का अपना अलग तरीका होता है। तो ये क्या है? दिस इज पर्सनैलिटी। और ये पर्सनैलिटी कौन डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करती है? फ्रंटल लोब पर। दूसरा, विल पावर। आपने देखा होगा यार, विल पावर बहुत, कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की इतनी कमजोर होती है कि यार लॉकडाउन है, पता है कोरोना चल रहा है, ढकेल लगी हुई देगी पड़ाके की, यार अब तो खा ही लें, 5 रुपए के खा लें यार, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन विल पावर सामने कितने भी लगातार खाए चला जाए कोई आदमी आपके, मजा ले जो आप उससे खा जो, दैट इज विल पावर, यानी हमारी अपनी स्ट्रांग। ये विल पावर कौन कंट्रोल करता है? दिस इज ऑल्सो अबाउट फ्रंटल लोब। अब हम बढ़ते हैं दूसरा पार्ट, पैराइटल लोब, ऊपर की तरफ, फ्रंटल लोब यहाँ पर, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ टच, टेम्परेचर एंड पेन। मेन जो इसके फंक्शन होते हैं, टच, टेम्परेचर और पेन। जैसे कि टच का मतलब क्या होता है? सेंसेशन ऑफ टच का मतलब ये है, यहां पर जैसे आपने, अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं, आंखों पर पट्टी बांध दूं, वो जो महाभारत में दिखाते हैं ना, जैसे धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका, गांधारी बोलते हैं शायद, उनका गांधारी नाम था, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब वो इस तरह से पट्टी बांधूं मैं आपके हाथ पर, और एक बार डस्टर दे दूं वुड का, ये एक बार मैं डस्टर दे दूं वुड का, एक बार डस्टर दे दूं प्लास्टिक का, और एक बार डस्टर दे दूं आयरन का, और टच करने को बोलूं, बेटा बताओ आंख बंद करके कि भाई बताइए ये कौन सा है, तो आप टच करके बता सकते हो। तो सेंसेशन ऑफ टच कौन सेलेक्ट कर रहा है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? पैराइटल लोब। सेंसेशन ऑफ टच। सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब, जैसे कि आपके जैसे सर्दियों के दिनों में हम नहाते हैं तो गर्म पानी होता है, हमने गर्म पानी करा, तो कई बार हमें गर्म पानी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर हम उसमें ठंडा पानी मिला लेते हैं कि यार अब ठीक हो गया, या पानी बहुत ठंडा है उसमें गर्म पानी मिला लिया। तो बेटा हम थर्मोमीटर लगाकर देखते हैं कि पानी हमारे नहाने लायक है या नहीं है, नहीं ना, हम अपने आप सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। मम्मी ने आपको ग्लास में रात को दिया दूध गर्म करके, मम्मी गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, रख दो अभी, तो गर्म और ठंडा हम अपने थर्मोमीटर से तो नापते नहीं है। इवन हमारे इंडिया में तो थर्मोमीटर से नापने वाली चीज़ भी जिसको डॉक्टर नाप रहा है, हम बिना देखे फीवर बताएंगे। कैसे बताएंगे? यार तेरे को तो फीवर 102 है, डिग्री के साथ बताते हैं फीवर, ऐसे नहीं कि तेरे को बुखार हो रहा है, टेम्परेचर डिग्री के साथ बताते हैं, 102 बुखार है, 100 बुखार है, तेरे को बहुत तेज बुखार है विद डिग्री। तो ये सेंसेशन हमारा तो इंडियंस का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर कौन मेजर करता है? पैराइटल लोब। सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, सेंसेशन ऑफ पेन। बेटा कई बार हमारे दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, कई बार हमारे पैरों में दर्द होता है, कई बार पेट में दर्द होता है, हम एक टैबलेट खाते हैं, कॉम्बीफ्लैम खा ली, जूपार खा ली, कोई भी पेन किलर खा लिया आपने, सेराडोन खा ली, तो ये कैसे टैबलेट को मालूम होता है कि भाई वहां पर हाथ में जाकर ठीक होना है मेरे को, ये पैर में जाकर ठीक होना है? कैसे पता लगता होगा बताइए? दर्द के बारे में बता सकते हैं? एक्चुअली होता क्या है बेटा, पेन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, ब्रेन में पेन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रेन में जब कहीं पर भी पेन हो रहा होता है उसका रिसीवर्स ब्रेन में होते हैं। ये जो टैबलेट्स होती हैं ये उसको ब्लॉक कर देती हैं, पाथ को, पर्टिकुलर पाथ को ब्लॉक कर देती हैं, और हमें पेन फील नहीं होता।
तो ये जो पेन का रिसेप्टर्स कौन से ब्रेन के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? पैराइटल लोब में। दूसरा, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। बेटा कई बार आपके सामने, जैसे खाना तो आपके सामने बनता नहीं है, आपके सामने तो बस सर्व होकर आता है। जब सर्व होकर आएगा तो आप, या चाय आई या कुछ भी आया तो आप बता देते हैं यार चाय में आज मम्मी चीनी थोड़ी कम रह गई, या इस डिश में मम्मी नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। आपने डालते वक्त देखा नहीं, लेकिन फिर भी आपने बता दिया। उन्होंने कहा अरे हाँ बेटा आज तो मैं भूल ही गई नमक डालना है इसमें। ऐसा हो जाता है ना कई बार। तो वो कैसे पता लगता है आपको? सेंसेशन ऑफ टेस्ट। वो कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? पैराइटल लोब। दूसरा, कई बार आपने टाइम, जैसे कि अगर हम बात करें, बेटा ध्यान से देखना इधर, दिस इज वॉच और क्लॉक यू कैन से। बेटा क्या टाइम हो रहा है? बताइए क्या टाइम हो रहा है? घड़ी देखनी तो आती है ना, बताओ बेटा। 3 बज रहे हैं, वेरी गुड। अब क्या टाइम हो रहा है बताइए? 9 बज रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। अब लगभग क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। अब क्या टाइम हो रहा है? 6 बज रहे हैं। बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो कैलकुलेट आप मेरे से पहले कि सर आप टाइम लगा रहे हैं, हम तो तुरंत सोच लेते हैं, आपने जो बनाया टाइम में तुरंत बता देता हूं कि क्या टाइम हो रहा है। तो ये बताइए, कैलकुलेट, टाइम को कैलकुलेट करना पड़ रहा है या नहीं कैलकुलेट करना पड़ रहा? टाइम को कैलकुलेट, बताइए, टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता है या नहीं? करना पड़ता है। हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता लगता? आप याद करो, जब आप बचपन में छोटे थे, छोटे मम्मी ने पूछा बेटा देख के आना क्या टाइम हो रहा है, तो आप छोटे छोटे पैरों से भाग कर गए और वहां पर जाकर देखा और मम्मी को लौटकर क्या टाइम बताया? मम्मी छोटी सुई 6 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। बताते थे? ऐसे नहीं बताते थे? बड़ी सुई 3 पर है, छोटी सुई 5 पर है। इस तरीके से हम टाइम बताते थे। तब क्यों नहीं बता पाते थे 6:10 हो रहे हैं या 3:50 हो रहे हैं? क्योंकि तब हमें टाइम कैलकुलेट करना आता नहीं था। टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की क्विक कैलकुलेशंस, जबकि मैंने यहां पर लिखा है क्विक कैलकुलेशंस जो होती हैं वो फ्रंटल लोब में होती हैं। यहां पर आप एक और लिख सकते हैं फ्रंटल लोब में, क्विक कैलकुलेशंस। क्विक कैलकुलेशंस। देखो जितने भी क्विक कैलकुलेशंस है, मेमोरी है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब फ्रंटल लोब में होती है। लेकिन इस तरह की क्विक कैलकुलेशंस, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कंपटीशन में, क्विक कैलकुलेशंस। इस जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 2+2, बोलो फटाफट, 2+2 4, 1+1 10+10, तुरंत आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? अब मैं पूछूं, ये क्विक कैलकुलेशंस हैं, तुरंत आंसर, तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं। 1+1, 2+2, 3+3 बोल रहे हैं, 37+49। बताओ बेटा कहां है आंसर? अभी तक नहीं आ पाया। इसका मतलब क्या है? कैलकुलेशन उसमें भी करनी पड़ रही है और 1+1 में भी करनी पड़ रही है, 2+2 में भी करनी पड़ रही है। लेकिन वो हमें क्यों नहीं? क्योंकि हमें वो मेमोराइज हो चुका है। इसी तरीके से मेमोराइज हो चुका है, हमें इसमें कैलकुलेशन करनी तो पड़ती है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। तो इस तरह की कैलकुलेशन कहां से होती है बेटा? पैराइटल लोब से। समझ में आ रही है बेटा बात? सेंसेशन ऑफ टू कैलकुलेटिंग टाइम बाय वॉचिंग इन द क्लॉक। दूसरी बात क्या है बेटा? टू ट्रेस पाथ बाय रीडिंग मैप। बेटा अगर कभी आप, अब तो गूगल में आप डाल दें अपने मोबाइल में, अब मैप आ जाता है, पूरा नहीं आ जाता, पहले मैप आपको दिया गया। तो अगर गूगल मैप को ही अगर पढ़ना हो और आपको जाना हो, मेरे घर तक आना हो, अपने घर से आपने डाला राहुल सर होम। अब राहुल सर होम जैसे गूगल पर डालेंगे तुरंत गूगल मैप पहुंचा देगा। अच्छा कैसे पहुंचा देगा बेटा? राहुल सर को क्या गूगल जानता है? नहीं जानता ना। आपको डालना पड़ेगा रामगढ़ रोड, आपको डालना पड़ेगा निरंजनपुरी, तब यहां पर एड्रेस के साथ आएगा। तो अगर जो भी गूगल मैप एड्रेस बता रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रीड कर कर चलना भी तो होगा। मालूम पड़ा कि आप, वो बता रहा है कुछ, उसने कहा भाई स्ट्रेट जाना है, अब स्ट्रेट जाना है, अब स्ट्रेट जाने में गड्ढे, यहां पर रास्ते में आ गया गड्ढा, तो उसने कहा नहीं गड्ढे से भी नहीं बचना, स्ट्रेट जाना है चाहे गड्ढे में कूद कर निकलो। लेकिन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? गूगल मैप को पढ़ने में बिल्कुल ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट होगा? दैट इज पैराइटल लोब। टू ट्रेस पाथ बाय रीडिंग मैप। नॉलेज अबाउट द पोजीशन इन स्पेस। हमारी स्पेस में क्या पोजीशन है, हम कहां पर खड़े हैं, कहां पर बैठे हैं, कहां पर बोल रहे हैं। तो ये हम देखो, जैसे आप अपने पेरेंट्स के सामने, हमारे सामने पूरी इज्जत में शरीफ बन के खड़े रहते हो, फ्रेंड्स के सामने हाँ भाई क्या हाल है, गले में हाथ डाल के खड़े होते हो, ऐसे नहीं खड़े होते। तो हमें कहां पर कैसे खड़े होना है, कैसे कहां पर अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है, तो ये सारी कौन मेंटेन करता है बेटा? पैराइटल लोब। मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। बेटा बचपन में कभी ऐसा होता है? इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? देखिए जब हम इस तरीके से, अगर ये पेन है,
ये ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और जब अगर हम सीधे चलेंगे इसको लेके तो ये पीछे गिर पड़ेगा आगे को, इस तरीके पीछे को गिरेगा नहीं गिरेगा। तो अगर हम भी तो एक ऐसी पिलर की तरह हैं और हम चल रहे हैं और लगातार दौड़ भी रहे हैं, फिर भी हम गिर नहीं रहे, तो हमने अपने आप का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखा है, यस और नो। इसी तरीके से हम जब ऐसे बचपन में देखा होगा ऐसे यूं करके घूमते हैं यूं करके, और गोल गोल घूमे और एकदम रुक गए और फिर ऐसे गोल गोल चक्कर आते हैं, होता है ऐसा, घूमे और फिर गोल गोल एकदम चक्कर आए। वो जो चक्कर आ रहे हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, फिर सीधे खड़े हुए थोड़ी देर बाद ठीक हो गए। ऐसा तो नहीं बचपन में घूम रहे थे सर आज तक ऐसे घूम रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, टू मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। किसका काम है बेटा, पैराइटल लोब का। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनिए बेटा, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, क्या सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको, गौर से सुनिए, आपको अपने आसपास की आवाज सुनाई दे रही है। अब ध्यान दो, आसपास किसकी आवाज सुनाई दे रही है, सोचो, मम्मी की, पापा की, बहन की, भाई की। लॉकडाउन में सभी घर पे ही होंगे बेटा, और भी आवाज इधर उधर की आवाजें आ रही होंगी, लेकिन आपको, अच्छा मेरी आवाज भी आ रही है साथ में, आपने हो सकता है ईयरफोन लगा रखा हो, ईयर लीड लगा रखी हो, फिर भी कुछ आवाजें आपके पास आ रही हैं। क्यों, क्योंकि आपका ध्यान मेरी वॉइस पर है, मेरी आवाज पर है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर बेटा छनकर आवाज जा रही है कि राहुल सर इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं इस टाइम और उनकी आवाज जानी चाहिए दिमाग के अंदर, कान के अंदर, यह सारी साउंड वेव जा रही हैं, सारी साउंड वेव जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरे ध्यान दिलाने पर आपको बाकी आवाजें सुनाई दी, और जब आपका ध्यान गया तब बाकी आवाजें सुनाई दी, अदरवाइज आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो सारी आवाजें वैसे सुनते रहते हैं। क्या सुन रहे थे, मेरी आवाज सुन रहे थे ना, तो मेरी बात सुनो। इसका मतलब क्या है, सारी साउंड वेव जाने के बाद भी माइंड जिसको डिटेक्ट करता है वही उसी बात को हम समझ में आती है, वही बात हमको ध्यान से सुनाई पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज टेम्पोरल लोब। सेंसेशन ऑफ स्पीच, हमको कहां पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सेंसेशन ऑफ स्पीच है टेम्पोरल लोब की। सेंसेशन ऑफ स्मेल, हम स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या बात कर दी सर आपने, स्मेल के लिए तो आपने बताया था ऑल्फैक्टरी लोब होता है। बेटा ऐसा नहीं होता कि बायोलॉजी सिर्फ राहुल सर पढ़ा सकते हैं, बायो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर, एक ही टाइम पर भी बायो अलग अलग लोग पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स एक ही काम को अलग अलग सेंटर्स मिलकर करते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब भी वहां पर काम कर रहा है और यहां पर सेंसेशन ऑफ स्मेल टेम्पोरल लोब के थ्रू भी आ रहा है। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब सबसे लास्ट पार्ट होता है। लास्ट पार्ट में बेटा यहां पर क्या काम होता है, मेनली विजुअलाइजेशन का काम करता है। किसी के शेप और साइज को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, ये चेयर यहां पर, आप किसी शोरूम में गए, भैया हाथ मत लगाना यहां पर किसी को भी, जो शोरूम है दूर से देख लो आप। अब दूर से देखो यार, खरीदनी तो पड़ेगी उसको, अब हम बैठ के देख नहीं सकते, तो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, यार इस पर ये चेयर मेरे हिसाब से ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, विजुअलाइज कर रहे हैं। हम शेप को, कलर को डिटेक्ट कर रहे हैं कि यार ये वाला कलर पसंद आएगा नहीं आएगा, ये वाली शेप कैसी रहेगी। तो विजुअलाइजेशन जो होता है वो किससे होता है बेटा, ऑक्सीपिटल लोब से। तो ये मेन फंक्शंस थे। बहुत सारे हजारों लाखों फंक्शंस हैं जो हमारा ब्रेन करता है, लेकिन सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो मेन फंक्शंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आपकी बुक्स में दिए हैं, उनको मैंने यहां पर बताने की कोशिश करी है। आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा अगर फंक्शंस के बारे में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेरिब्रम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम डाइनसेफ्लॉन की तरफ, फिर इसके बाद कुछ कैविटीज की बात करूंगा आगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज बेटा, नोट इट डाउन। हो गया बेटा, अब इसको रब करते हैं। बेटा बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं आपको दे पाऊंगा, आप इसको पॉज कर लिया करो वीडियो को, और पॉज करने के बाद तब इसको आराम से नोट्स लिख लें, और इसके साथ साथ पिक भी भेज दूंगा मैं आपके एक्सीलेंस क्लासेस की ऐप पर, या एक्सीलेंस का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं आपको पिक भेज दूंगा, उससे आप नोट्स कर लीजिएगा। पहले जब भी कभी पिक आया करें ना, आप पहले से नोट्स बना लिख लिया करो, जिससे कि मोबाइल पर ना देखना पड़े, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ या समझा रहा हूँ साथ साथ आपकी कॉपी पर लिखा हुआ रहे वो, ठीक है बेटा।
बेटा इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहला पार्ट ऑल फैक्ट्री लोब, दूसरा पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम के 4 पार्ट आपने पढ़े, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। चारों समझ में आए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डाइएनसिफेलॉन। क्या, डाइएनसिफेलॉन। इसके हम बात पढ़ते हैं डाइएनसिफेलॉन। डाइएनसिफेलॉन जो है बेटा, ये तो आपको मेमोराइज कराने के लिए था, रिवाइज कराने के लिए रब कर दूं। अब इसके बाद हम ये वाली बात पढ़ते हैं डाइएनसिफेलॉन के बारे में। डाइएनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन ये एक रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर होता है। रोम्बस आप समझते हैं, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कवर्ड बाय लार्ज लोब ऑफ सेरिबेलम, जो सेरिब्रम के लार्ज लोब से कवर रहता है। किस तरीके से कवर रहता है लार्ज लोब से, देखिए जैसे कि यहां पर अगर प्रेजेंट है जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज हट। हट बनाई मैंने हाथों से। अब अगर हट बनाई और अगर मैं इसको यहां से हट के ऊपर क्या है, हैंड्स, अगर मैं हट के ऊपर से हैंड्स को हटा लूं, क्या बचा, हट है, नहीं है। इसका मतलब हट किसकी वजह से बन रही थी, इन हैंड्स की वजह से। ऐसे ही सेरिब्रम कवर्ड कर लेता है डाइएनसिफेलॉन को। डाइएनसिफेलॉन की ना तो आप यूट्यूब पर, ना किसी बुक में, ना किसी भी तरीके से इमेज देख सकते, क्योंकि डाइंस ये बोला जाता है, ये कहा जाता है डाइएनसिफेलॉन इज कवर्ड बाय सेरिब्रम, सेरिब्रम से कवर्ड रहता है। तो भैया सेरिब्रम को हटाकर दिखा दो, हटाकर दिखाएंगे वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसी की कैविटी की वजह से फॉर्म हो रहा है रोमस लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो दीवारें हैं इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। और इसकी जो छत है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एपीथैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा, एपीथैलेमस। और जो नीचे फ्लोर है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस। दिस इज एपीथैलेमस, दिस इज थैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है, जितने भी फंक्शंस। और हाइपोथैलेमस से अटैच आपने पढ़ रखा है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में, यहां पर एक प्रेजेंट होती है एक स्टाक जिससे अटैच पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, याद आ रहा होगा आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये इसी हाइपोथैलेमस से अटैच होती है इस स्टाक के थ्रू। याद आ रहा है बेटा कुछ, तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, अब हम पढ़ेंगे डाइएनसिफेलॉन में हाइपोथैलेमस के फंक्शन के बारे में। समझ में आ रही बेटा बात, तो यहां पर आप नोट कर लिए डाइएनसिफेलॉन इज अ रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर, इट्स वॉल आर नोन एज थैलेमस, इट्स फ्लोर इज नोन एज एपीथैलेमस एंड रूफ इज नोन एज एपीथैलेमस एंड फ्लोर इज नोन एज हाइपोथैलेमस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बड़े ही खूबसूरत फंक्शन है, बड़े ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं। आप इसको ड्रॉ करिए, फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको इसके फंक्शंस के बारे में। प्लीज बेटा नोट इट डाउन। हेलो बेटा, हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है, देखिए यहां पर हम ये मान लें डाइएनसिफेलॉन जो एक रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हमको यहां पर पढ़ने हैं। उससे पहले हाइपोथैलेमस की एक बात और मेरे को आपको बतानी है। देखिए बेटा, ये जो वॉल्स हैं, एक वॉल ये और एक वॉल ये जो वॉल्स हैं थैलेमस। ऊपर जो इसकी फ्लोर है, दिस इज एपीथैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। दिस इज व्हाट, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से अटैच यहां से स्टाक के थ्रू, मैंने आपको बताया था यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है,
ये हाइपोथैलेमस खुद भी एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, आपको मालूम है हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको इसके हार्मोन्स भी बताए थे, और साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड में भी यहाँ पर इसको जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इसके हार्मोन्स को भी यहाँ पर फॉर्म करता है। ये इसके जो लोअर साइड होता है, ये हाइपोथैलेमस का जो लोअर साइड है, मैं इसको कंफ्यूज ना हूं आप, इसलिए इसको मैं रब कर देता हूं, ये वाला पोर्शन। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के लोअर साइड यहां से नर्व जाती हैं बेटा, आइज हैं, आइज की ऑप्टिक नर्व के बारे में सुना है आपने, जो ब्रेन तक सेंसेशन लेकर जाती हैं, सेंसेशन ऑफ साइट को ब्रेन तक लेकर जाती हैं। ऑप्टिक नर्व एक नर्व होती है जो आई से जो हम देख रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वो लेकर जाती है ब्रेन तक। तो वो जो दो नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व जिनको हम बोल रहे हैं, वो इस तरीके से एक यहां से आती है और एक यहां से आती है, और इस तरीके से यहां से क्या फॉर्म करती है, ये ऐसे क्रॉस फॉर्म करती है। जैसे कि एक ये जो लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई से एक नर्व जाएगी हाइपोथैलेमस के इधर की तरफ, राइट आई से आएगी इधर की तरफ, और बीच में एक क्रॉस बना लेती है। इस क्रॉस को हम बोलते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक चियाज्मा। ऑप्टिक चियाज्मा जो होता है, इसी की वजह से जो बाइनोकुलर विजन होता है, आप किसी भी चीज को देख पाते हैं, 3D में देख पाते हैं। बाइनोकुलर मतलब एक ऐसे और ऐसे दो एंगल से आप अगर इस मोबाइल को देख रहे हैं, जिसमें आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, अपने आसपास जो भी चीजें दिख रहे हैं, आप दो एंगल से देख रहे हैं, एक इस आई से और एक इस आई से। जब दो जगह से एक इमेज को देखते हैं, एक इमेज बनती है, तो 3D इमेज बनती है। बेटा 3D 2D तो समझते हो ना आप, 2D मतलब एक प्लेन में, और जैसे प्लेन अगर कोई पिक बनी हुई है आपकी, तो वो 2D है, और अगर 3D उभरी हुई है, तो उसको जो इमेज को आप महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, दैट इज सेड टू बी 3D विजन। बाइनोकुलर विजन जो होता है वो इस ऑप्टिक चियाज्मा की वजह से होता है, जो कहां पर बनता है? ऑप्टिक नर्व्स के क्रॉस होने की वजह से। कहां पर? हाइपोथैलेमस में। तो पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस में ये ऑप्टिक चियाज्मा कहां पर पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है बेटा? हाइपोथैलेमस में। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की, कि हाइपोथैलेमस क्या क्या फंक्शन करता है। हाइपोथैलेमस बेटा बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन कौन से? जो हमारे विल पावर में नहीं होते, क्योंकि स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और इमोशंस को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एक एक करके हम सारी बातें करेंगे, लिखते जाएंगे आप साथ साथ। नंबर 1, इट, हेडिंग डाल लीजिए पहले, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस it regulates activity of smooth मसल्स। स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, मैक्सिमम इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि इट कंट्रोल्स many involuntary functions such as number 1, coughing मतलब खांसना, coughing, sneezing छींकना, स्नीजिंग, यॉनिंग मतलब हो जाता है ना कई बार तो कई टीचर्स को देख के हो जाता है, क्लासरूम में आए, जैसे टीचर को देखा उनको देख के ही हम इस वाले मोड में चले जाते हैं, यॉनिंग वाले मोड में होता है, दैट इज यॉनिंग, हाइपोथैलेमस। नंबर 4, हिकअप्स, हिचकियां आती हैं। कब आती हैं हिचकियां? जब कोई प्यार करने वाला याद करता है हमको। हट, ऐसी कोई बात नहीं होती बेटा। ये हिचकियां, तुम बायो के स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताऊंगा कि हिचकियां क्यों आती हैं। जब आप जो बच्चे बायो लेंगे आगे चलकर क्लास 11th में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊंगा, बहुत कायदे से पूरा स्पेसिफिक तरीके से बताऊंगा कि आती हैं हिचकियां, क्यों आ रही हैं हिचकियां, हिकअप्स। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ बच्चों में आपने से
जो एंट्रेंस का काम कर, जो क्लास ले रहे हैं ये, या जो 10th में जिन बच्चों ने पढ़ा है, कुछ बच्चों ने रास पढ़ा है मेरे से, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसमें आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से पूरी बायोलॉजी, पूरे सारे कंटेंट्स एक दूसरे से, सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहां पर जो जो चीजें हैं ये फिर काम आएंगी, एंडोक्राइन सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, बायो में आगे लगातार काम आती रहेंगी। ध्यान रखिएगा, दिस इज हिकअप्स, वॉमिटिंग, ये सब क्या है बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, यॉर्निंग, हिकअप्स, वोमिटिंग एटसेट्रा, तो ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यहां पर हम इसको, यहां पर पॉइंट्स डाल लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाइपोथैलेमस को हम इमोशनल सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल सेंटर, क्योंकि ये इमोशंस जग जाते हैं जैसे इमोशंस के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा बेटा, प्यार कहां से होता है? प्यार दिल से होता है। आज मैं बताऊंगा प्यार दिमाग से होता है। हाँ, अब ध्यान से, अब तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठ जाएंगे। अरे ये तो सर ने बहुत बढ़िया बात बताई है, अरे प्यार के बारे में बात बता रहे हैं कि दिमाग से कैसे होता है। सुनो ध्यान से बेटा, हाइपोथैलेमस एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं, जिससे देखो, हमें अगर किसी से प्यार है, प्यार का मतलब क्या होता है कि हमें जब भी वो इंसान मेरे सामने आएगा तो मेरे को ऐसा फील होगा, मेरी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। हमारा जो बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, वो पूरा कंट्रोल रहता है। जैसे वो डिस्टर्ब होता है, हमें इरिटेशन होती है, हमें अच्छा फील नहीं होता। तो यहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, जो इमोशनल को कंट्रोल करता है और पूरे बॉडी के बीएमआर को कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए मेरे को इस डस्टर से प्यार है बेटा, और किसी से तो हो ही नहीं सकता, डस्टर से प्यार है। अब डस्टर से, जैसे ही डस्टर मेरे सामने आएगा, मैं इसको देखूंगा और हाइपोथैलेमस से मेरे को अच्छा फील होगा, हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट होगा पूरी बॉडी पर, हार्ट बीट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रेट, पल्स रेट, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा और मेरे को लगेगा मेरे को इससे प्यार है। वहीं पर इसके अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक हार्मोन सिक्रीट होगा। अगर मेरे को इससे नफरत होगी तो मेरे को लगेगा यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन होगी और पूरी बॉडी का बीएमआर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इमोशंस को, लव, हेट, सेक्सुअल अराउजल, फियर, एंगर, लिख देते हैं यहां पर साथ साथ कौन कौन से इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस कंट्रोल इमोशंस, so it is also known as emotional center। इमोशनल सेंटर आगे लिख देते हैं, इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन, बिकॉज it controls what? It controls emotions. It controls emotions such as, कौन कौन से इमोशंस कंट्रोल करता है? लव, आप देखते जाइए, लव, हेट, 1 2 3 करके लिख देता हूं बेटा यहां पर। 1 लव, बेटा दिख रहा है आपको? लव, हेट, सेक्सुअल एराउजल, हंगर, भूख लगती है। भूख बेटा हमेशा लगती है, कभी कभी लगती है, ऐसा तो नहीं हमेशा भूखे रहते हैं। हमेशा जब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है फूड की, तो हाइपोथैलेमस से स्ट्राइक होता है, एक सेंसेशन होता है ब्रेन पर जो हमें महसूस कराता है कि हमें भूख लग रही है। और ऐसे ही थर्स्ट सेंटर, आपको मालूम है, ये तो पहले से कुछ बच्चों को मालूम है कि थर्स्ट सेंटर, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि थर्स्ट के सेंटर, प्यास लगने वाले सेटाइट जो सेंटर्स होते हैं वो भी हाइपोथैलेमस में, तो ये भी इमोशंस हैं, प्यास लगना, भूख लगना। थर्स्ट सेंटर्स, थर्स्ट, फैटिगनेस, थकावट होना, फैटिग, ये एक स्लीप,
नींद आना, फियर, एग्रेशन, प्लेजर, सेटाइटी। ये सारे इमोशंस कौन कंट्रोल करता है बेटा? हाइपोथैलेमस। ये सारी वो बातें हैं जो कंपटीशन में पूछी जा चुकी हैं, जिन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो आपके बुक्स में दे रखी हैं कुछ चीजें। हाइपोथैलेमस इमोशंस को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इमोशनल सेंटर। कौन कौन से इमोशंस को कंट्रोल करता है? लव, मैं बता ही चुका, दिमाग से होता है बेटा प्यार। नफरत, हेट, सेक्सुअल अराउजल, हंगर, थर्स्ट, फैटिगनेस यानी कि थकावट हो जाती है, कई बार हम थकावट फील करते हैं। स्लीप, फियर, नींद आना, कई बार होता है ना नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप पढ़ चुके हैं पिनियल ग्लैंड में भी मैंने आपको बताया था, मेलेटोनिन हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है यहां पर हाइपोथैलेमस को। फियर, डर लग रहा है। एग्रेशन, कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, अरे तूने मेरा फोन कैसे छीन लिया, तूने मेरे मैसेज कैसे पढ़ लिए, इसी बातों पर एग्रेशन होता है सबसे ज्यादा, एग्रेशन। प्लेजर, प्लेजर मतलब मजा, अरे सर मजा आ गया, क्या पढ़ाते हो सर आप, जब आपकी क्लास करते हैं तो एकदम मजा आ जाता है, प्लेजर जिसे हम बोलते हैं, है ना, किसी चीज में प्लेजर होता है, हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं और किसी चीज को झेलते हैं, अरे यार आज ये वाले सर पढ़ाएंगे यार, आज तो झेलना पड़ेगा हमको, होता है ऐसा? नहीं होता? मेरे बारे में तो नहीं सोचते बेटा ऐसे, कभी झेलते हो। प्लेजर। दूसरा सेटाइटी, सेटाइटी का मतलब सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, ये भी एक फीलिंग है। सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, ये फीलिंग कौन सी फीलिंग है? जैसे कि हम कई बार खाना खाते हैं, और कई बार क्या, खाना तो हमेशा ही खाते हैं, लेकिन कई बार हम रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां पर जब खाना खाते हैं तो हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता, हम कहते हैं मजा नहीं आया यार, एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। किसी चीज को हमने कई बार कपड़े पहने कि कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये फिटिंग नहीं आ रही है, इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है हमको। कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ खेलकर, कुछ एंजॉय करने के बाद हम जो काम करना चाहते हैं वो कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है वो कौन देता है बेटा? हाइपोथैलेमस। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इमोशनल सेंटर। इसके बाद यहां पर हाइपोथैलेमस एक और क्या काम करता है बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा, दिख रहा है बेटा? देखो यहां पर मैं एक और बात लिखना चाहूंगा, हाइपोथैलेमस, ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इट इज also known as thermostat। क्या बोलते हैं बेटा इसको? थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, स्टेट मतलब बचपन में स्टैचू खेले होंगे, जो जहां पर रुका हुआ रुक जाए। स्टेट मतलब कांस्टेंट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना? आजकल कोविड-19 में तो सबको याद होगा, थर्मोमीटर यहां पर लगाकर सब चेक करने इमेजेस देख रहे होंगे आप। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट को बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है, कौन मेंटेन करता है? देखो कैसे, जैसे कि अगर आप सर्दियों के दिनों में एक गिलास पानी लेकर पूरी रात छत पर खड़ा रहना पड़े तो आप पूरी बॉडी शिवरिंग करेगी, आपका बॉडी का जो गिलास में पानी है, हो सकता है इतनी ज्यादा ठंड में वो जम जाए, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी पर अगर मुंह में थर्मोमीटर लग रहा होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर आएगा। आप ऊपर से तो ठंडे हो जाएंगे लेकिन जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसी गर्मियों के दिनों में आजकल अगर आप बाहर खड़े हो जाएं, छत पर फिर से खड़े हो जाएं, हो सकता है पानी का ग्लास एकदम गर्म हो जाए, जो उसमें पानी रखा हुआ है आपके हाथ में ग्लास में, लेकिन आपकी बॉडी स्वेट सिक्रीट कर रही होगी, पसीना आ रहा होगा बहुत बुरी तरीके से, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा कि 37 से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर बढ़ता है तब जब फीवर आता है, तब टेम्परेचर बढ़ता है। धूप में जाने से फीवर थोड़ी आ जाता है, सिर्फ हम ऊपर से गर्म होते हैं, अंदर से गर्म नहीं होते। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कौन कांस्टेंट करता है? हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज सेड टू बी व्हाट? हाइपोथैलेमस इज सेड टू बी थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन और थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। समझ में आया? बिकॉज, लिख लीजिए, बिकॉज it maintains internal body temperature constant। समझ में आ रही है बेटा बात? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, इट एक्ट एज, अभी बताया था मैंने आपको, रिले सेंटर।
बिकॉज रिले सेंटर मतलब रिलेट करने वाला सेंटर। किसको रिलेट कर रहा है? ये दो चीजों को रिलेट कर रहा है। किस किस को? नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ रहा है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और नर्वस सिस्टम का, तो आप देख ही रहे हैं, पार्ट है। मींस इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। it coordinates between nervous system and endocrine system। ठीक है बेटा, तो ये 5 मैंने पॉइंट्स इसके बारे में बताए। रेगुलेट्स द स्मूथ मसल्स, कंट्रोल मेनी इनवॉलंटरी फंक्शंस सच एज कफिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, हिकअप्स, वॉमिटिंग। और इमोशंस के बारे में तो इमोशनल बहुत हो गए आज आप मेरे साथ। ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, साथ साथ थर्मोस्टेट भी बोलते हैं क्योंकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है, और रिले सेंटर यानी नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है। तो यहां तक जो हमारी बातें थी वो थी हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट करिए। आज के लेक्चर में यहां पर इतना ही। इसके बाद डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायंसेफ्लोन। ये थर्ड पार्ट था। डायंसेफ्लोन के फ्लोर के बारे में, रूफ के बारे में, सॉरी फ्लोर के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। यहां से कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा डायंसेफ्लोन से यहीं से पूछा जाता है। जो मैं बता रहा हूं प्लीज उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। जो बताया मोर देन सफिशिएंट, सिर्फ इसको सुन लीजिए लेक्चर को, आपसे कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। इमोशंस जोड़े रखिए अपने मेरे साथ, कोई दिक्कत आए परेशान बिल्कुल ना हो, सिर्फ क्वेश्चंस पूछते रहे, मैं आपको आंसर्स देता रहूंगा। यहां पर आप नोट करिए। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।